हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज हम अगली कक्षाओं में मरणोत्तर काल में हुए विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखा जाए विदेशी मरणोत्तर काल में हुए विदेशी आक्रमण। कौन मरणोत्तर काल में हुए विदेशी आक्रमण? आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक, और मेहनत से पढ़ें और अपने लक्ष्य को पाएं। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। देखेंगे आगे की तरफ मौर्योत्तर काल में हुए विदेशी आक्रमण। मौर्योत्तर काल में हुए विदेशी आक्रमण। कौन? विदेशी आक्रमण। ठीक, मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, पहला जो आक्रमण हुआ वो था हिंद यूनानी। कौन? हिंद यूनानियों का। हिंद यूनानी, इन्हीं को बोलते हैं इंडो ग्रीक। क्या बोलते हैं? इंडो ग्रीक बोलते हैं। कोष्टक में लिख लेंगे इंडो ग्रीक। इन्हीं को इंडो ग्रीक भी बोला जाता। ठीक, हिंद यूनानी। आगे की तरफ हिंद यूनानियों में देखेंगे, इसमें हम इनका जो मूल स्थान हिंद यूनानियों का जो मूल स्थान माना गया, जहां से भारत पे आए आक्रमण करने के लिए, मूल स्थान बैक्ट्रिया। कहा? बैक्ट्रिया माना गया। ठीक, कहा? मूल स्थान बैक्ट्रिया माना गया, जो कि कहाँ पड़ता था तब? अफगानिस्तान। ठीक, कहाँ? अफगानिस्तान। यहां तक नोट करेंगे, अफगानिस्तान में पड़ता था। ठीक, आगे 250 बीसी में 250 में देखेंगे बैक्ट्रिया का राज्यपाल, जो बैक्ट्रिया था इसका राज्यपाल, बैक्ट्रिया का राज्यपाल 250 ईस्वी में बैक्ट्रिया का राज्यपाल को देखेंगे कौन था? तो था डियोडोटस। कौन था? डियोडोटस था। कहाँ का? बैक्ट्रिया का राज्यपाल था डियोडोटस। ठीक, फिर इसी के साम्राज्य डियोडोटस इसी साम्राज्य के अधीन था। इसी के साम्राज्य के अधीन था। ये जो है अपने आप को राज्यपाल था और फिर वहां का बैक्ट्रिया का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। फिर इसी के अधीन जो आया, बैक्ट्रिया के ही जो अधीन आया, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या? सेल्यूकस निकेटर। क्या? सेल्यूकस निकेटर। इसी को बोलते थे एम्पायर। यानी बैक्ट्रिया का जो एम्पायर हुआ करता था, सम्राट, वो कौन था? सम्राट सेल्यूकस निकेटर। कौन? सेल्यूकस निकेटर। ठीक, और ये जो राज्यपाल हुआ करता था इसी के साम्राज्य के अधीन था। ठीक, कौन? इसी के साम्राज्य के अधीन था। कौन? ये राज्यपाल था। ठीक, राज्यपाल था, इसी के साम्राज्य के सेल्यूकस निकेटर के अधीन था। इसका अगला उत्तराधिकारी जो देखा जाएगा किसका? सेल्यूकस निकेटस का। इसका अगला उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटस का देखेंगे तो हम आएगा वो डियोडोटस द्वितीय। ठीक, ये हिंद यूनानियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। डियोडोटस द्वितीय को कोष्टक में लिखेंगे। हिंद यूनानियों का वास्तविक संस्थापक। मेरे दोस्त, थोड़ा कठिन तो है
हिस्ट्री को समझना, लेकिन बहुत आसान है। हमने देखा जो हिंद यूनानियों का भारत पे पहली बार आक्रमण हुआ, हिंद यूनानी को इंडो ग्रीक बोलते हैं, मूल स्थान बैक्ट्रिया था, अफगानिस्तान में पड़ता था। अफगानिस्तान में पड़ता था। 250 बीसी में बैक्ट्रिया का राज्यपाल जो हुआ करता था वो डियोडोटस था। और किस साम्राज्य के, वहां का जो बैक्ट्रिया का सम्राट हुआ करता था सेल्यूकस निकेटर्स, इसी के अधीन वो राज्यपाल था डियोडोटस। फिर इसका अगला उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर का अगला उत्तराधिकारी जो हुआ डियोडोटस द्वितीय हुआ। यही हिंद यूनानियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे अब। तो हिंद यूनानियों का वास्तविक संस्थापक कौन? डियोडोटस द्वितीय। कौन? डियोडोटस द्वितीय। कौन? डियोडोटस द्वितीय। बार बार बोलिए, हिंद यूनानियों का वास्तविक संस्थापक डियोडोटस द्वितीय। किसका उत्तराधिकारी था? सेल्यूकस निकेटर का। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। तो आगे लिखेंगे भारत में प्रथम, भारत में आक्रमण करने वाला भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम हिंद यूनानी प्रथम हिंद यूनानी ये था कौन? डेमेट्रियस प्रथम। ठीक, कौन? डेमेट्रियस प्रथम। यानी जो भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम हिंद यूनानी था कौन था? डेमेट्रियस प्रथम था। आगे की तरफ देखेंगे 165 बीसी में। कौन? 165 बीसी में। 165 बीसी में देखेंगे यह भारत पर क्या? यह भारत पर डेमेट्रियस जो प्रथम था, यह भारत पर सबसे पहले आक्रमण कर सिंध क्षेत्र को अपनाया। ठीक, 165 बीसी में भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया और किसको? सिंध क्षेत्र को अपना लिया। सिंध जो उसमें भारत का ही हिस्सा था, आज पाकिस्तान में पड़ता है, इसको अपनाया तथा अपनी राजधानी किसको बनाया? साकल। उसमें पंजाब में ही थी वो भी, और सिंध प्रांत भी था पंजाब। साकल को बनाया तथा अपनी राजधानी किसको बनाया? साकल को बनाया। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे अब हम हिंद यूनानियों का सबसे महानतम शासक। तो हमने देखा भारत में प्रथम हिंद यूनानी जो आक्रमण किया था डेमेट्रियस प्रथम किया था। अब हिंद यूनानियों का सबसे महानतम शासक, हिंद यूनानियों का सबसे महानतम शासक इंपॉर्टेंट है, ये था मीनांडर। कौन था? मीनांडर था। ये और बौद्ध भिक्षुक, कौन? बौद्ध भिक्षुक थे नागसेन। मीनांडर और नागसेन ने जो कुछ मिलकर के बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा किया, ये भी बौद्ध धर्म को जाना। नागसेन बौद्ध भिक्षुक थे, उनसे सीखा। उसी को एक बुक लिखी गई मिलिंद पन्हो, जिसमें मीनांडर और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच की क्या है? कथा वार्ता है। तो लिखेंगे इसका स्रोत, ये महानतम शासक होने का जो स्रोत मिलता है, वो है मिलिंद पन्हो। कौन? मिलिंद पन्हो। कौन है? मिलिंद पन्हो। ये बुक है। ठीक,
मिलिंद पन्नों क्या है? बुक है। कोष्टक में लिख लेंगे बौद्ध ग्रंथ। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ। ठीक, नीचे लिखेंगे इसके मिलिंद पन्नों में मीनांडर और बौद्ध भिक्षुक नागसेन। मीनांडर और बौद्ध भिक्षुक कौन? नागसेन के बीच बौद्ध धर्म का संवाद है, यानी बौद्ध धर्म को लेकर के जो दोनों के बीच संवाद हुआ है उसी को बोलते हैं मिलिंद पन्नों। ठीक, यहाँ तक आता है कि समझ में आया होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे, लिखेंगे बौद्ध भिक्षुक नागसेन के द्वारा बौद्ध भिक्षुक नागसेन के द्वारा यह बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक होनी भी नहीं चाहिए। आगे देखेंगे शिक्षा ली। आगे की तरफ मीनांडर के ही बारे में भी देखेंगे। ठीक, मीनांडर लिखेंगे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के लिखेंगे। भारत में स्वर्ण सिक्के भारत में स्वर्ण सिक्के। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किरण पब्लिकेशन बुक घटना से। स्वर्ण सिक्के चलाने वाले शासक हिंद यूनानी ही थे। ठीक, हिंद यूनानी ही थे। जो स्वर्ण सिक्के चलाने वाले शासक थे हिंद यूनानी थे। ठीक, सर्वाधिक मात्रा में चलाए थे। स्वर्ण सिक्के तो पहले से चलते हुए आ रहे हैं, ठीक, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो स्वर्ण सिक्के चलवाया हिंद यूनानियों ने चलवाया। अभी आगे पूछा जाएगा सर्वाधिक चलवाया, लेकिन जो शुद्ध सोने का सिक्का चलवाया था वो कनिष्क था। ठीक, कुषाण वंश में पढ़ेंगे तो आगे कुषाण वंश के शासकों ने शुद्ध सोने का सिक्के चलवाया। आगे की तरफ लिखेंगे मीनांडर को पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का संस्थापक था, पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। मीनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 13 हिंद यूनानियों का इतिहास कि इन्होंने भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाने वाला क्या था? शासक था। चलाने वाले पहले शासक लिख लीजिएगा, चलाने वाले पहले शासक, सॉरी वहां पर गलती हुई, सर्वाधिक और पहले शासक हिंद यूनानी थे। आगे की तरफ देखेंगे हम दूसरे वंश। अब जो दूसरा आक्रमण हुआ हिंद यूनानी की जगह पर, कौन सा? शक। देखेंगे शक। इनका जो मूल स्थान माना जाता है वो माना जाता है मध्य एशिया। मूल स्थान यानी जो माना जाता है, जो शक भारत में आए, कहां से आए? मध्य एशिया से आए। कहां से? मध्य एशिया से। ठीक, कहां से आए? मध्य एशिया से। आगे लिखेंगे इसने मूल स्थान मध्य एशिया से। सीरिया जो देश है, सीरिया के उत्तर में
बोलन दर्रे से, बोलन दर्रे से भारत आए, भारत आए। ठीक, अब बोलन दर्रा कहाँ कहाँ पड़ता है इसको देखेंगे। तो बोलन दर्रा जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, के बलूचिस्तान क्षेत्र में। ठीक, अब भारत का जो ये राजस्थान वाला हिस्सा है, ए वाला, ए, अब पाकिस्तान वाला ये जो हिस्सा इसे सटा हुआ है। अब पाकिस्तान को हम 3 भौतिक क्षेत्रों में बांट कर पढ़ते हैं। तो जो लास्ट वाला आता है, एक तट के किनारे वाला जहां सिंधु नदी का मुहाना है, लास्ट वाले क्षेत्र में यही बलूचिस्तान पड़ता है। ठीक, तो उसी बलूचिस्तान के आसपास से इधर राजस्थान में बोलन दर्रा है। ठीक, पाकिस्तान में ही पड़ता है वो बोलन दर्रा। उसी दर्रे से होकर के सीरिया के उत्तर में मध्य सब कहाँ आए, पहले राजस्थान वाले भरतपुर क्षेत्रों में क्या किए, प्रवेश किए, फिर वहीं से मथुरा आगरा में धीरे धीरे फैलने लगे। आगे की तरफ देखेंगे, भारत में इनकी 5 शाखाएं थी। भारत में इनकी 5 शाखाएं थी, 5 शाखाएं थी। जो सब आए भारत में उनकी 5 शाखाएं थी। ठीक, कहाँ, भारत में 5 शाखाएं थी। इनको सीथियन कहा जाता था, सीथियन यानी सीथियन कहा जाता था, ठीक। ये किधर से आए थे, सीरिया से आए थे, सीरिया के उत्तर से, तो सीरियन और नॉर्थ सीथियन कहा जाता था। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे इनकी जो 5 क्या थी, 5 शाखाएं थी, कौन कौन सी थी देखेंगे इसमें। जो प्रथम शाखा थी अफगानिस्तान, कौन, प्रथम जो थी वो थी अफगानिस्तान। कहां से, प्रथम शाखा अफगानिस्तान। ठीक, दूसरी जो शाखा थी उसको देखेंगे, दूसरी जो थी तक्षशिला, कौन सी, तक्षशिला। तीसरी जो देखेंगे ये थी मथुरा। और ये दोनों कहाँ पड़ते थे, उत्तर में, तो इसको बोला जाता था उत्तरी क्षत्रप। क्या बोला जाता था, उत्तरी क्षत्रप बोला जाता था, उत्तरी क्षत्रप। ठीक, आगे चौथा देखेंगे, जो चौथा था वो था नासिक। ठीक, और फिर 5वां जो था वो था उज्जैन। नासिक दक्कन वाला क्षेत्र पड़ता है। ठीक, उसको भी जानते रहेंगे, दक्कन वाला क्षेत्र। इसको कहा जाता था पश्चिमी क्षत्रप, साम्राज्य क्षत्रप कहलाता था। ठीक, यानी शकु की 5 शाखाएं, पहला अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में, दूसरा तक्षशिला से, तीसरा मथुरा से, चौथा नासिक और 5वां उज्जैन। 5 शाखाएं इनकी फैली हुई थी इतने क्षेत्रों में। ठीक, अब देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है इसमें, मथुरा के शक। कौन, मथुरा के शक। इसमें हम देखेंगे मथुरा के शक, जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को देखा जाएगा। मथुरा के शक देखेंगे, मथुरा के शक, मथुरा के शक। ठीक, मथुरा के शक में देखेंगे, ये प्रारंभिक रूप से क्या, ये प्रारंभिक रूप से मालवा कहाँ पड़ता था, उज्जैन वाला क्षेत्र। उज्जैन किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी। मालवा उज्जैन में शासन किया करते थे, धीरे धीरे कवर कर लिए, किया करते थे। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे, इस समय उज्जैन का जो शासक हुआ करता था, तत्कालीन
तत्कालीन उज्जैन शासक, तत्कालीन जो उज्जैन का शासक हुआ करता था, शासक, तत्कालीन जो उज्जैन का उस समय शासक हुआ करता था वो था विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, विक्रम और आदित्य दो शब्दों से मिलकर बना है, विक्रम प्लस आदित्य, जिसका विक्रम, आदित्य का मतलब सूर्य जैसा है, जिसका विक्रम सूर्य जैसा है, क्या कहलाएगा? विक्रमादित्य कहलाएगा। तो उज्जैन का उस समय जो शासक हुआ करता था विक्रमादित्य हुआ करता था। और जब ये शक लोग पहुंचे उज्जैन में, ठीक, ये क्या किया, वहां से खदेड़ दिया। किनको? शकों को खदेड़ दिया, क्योंकि विदेशी थे और घुस कर जब गए वहां तक शासन किया करने के लिए खदेड़ दिए। ये भाग कर कहाँ गए? मालवा, मालवा तक खदेड़ दिया। और जब मालवा तक खदेड़ दिया तो इसके जाकर के मालवा से भाग करके कहाँ निवास करने लगे? मथुरा में चले गए। कहाँ से? मालवा से निकल करके, यानी मध्य प्रदेश से निकल करके यूपी के मथुरा में चले गए। ठीक, वहां से मालवा उज्जैन से भागे और फिर इसके बाद कहाँ गए? मथुरा में जाकर निवास करने लगे। तो तत्कालीन शासक उज्जैन विक्रम कौन था? विक्रमादित्य। इसने खदेड़ दिया और जाकर के वहां, तो इसीलिए कब खदेड़ा था? 57 बीसी में। लिखेंगे 57 बीसी में इन्होंने शकों को मालवा से खदेड़ दिया, मालवा से खदेड़ दिया, यानी खूब भगा दिया मारकर। और वहां से जब खदेड़ा तो कहाँ गए? मथुरा। शक जाकर मथुरा में बस गए, शक जाकर मथुरा में बसे, मथुरा जाकर मथुरा बसे, यानी वहां जाकर आप शासन करने लगे। ठीक, इसी से 57 बीसी में, इसी से, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, इसी से 57 बीसी में, 57 बीसी में विक्रम संवत जारी किया। विक्रमादित्य था, उसने क्या किया? विक्रम संवत जारी किया। ठीक, शकों को खदेड़ने के उपलक्ष्य में क्या जारी किया? 57 बीसी को विक्रम संवत जारी किया। ठीक, जिसे आज भी हमारा कैलेंडर ग्रहण किया है। ठीक, आज भी हम 57 बीसी को, कैलेंडर को क्या निकालते हैं। जैसे आज 2022 है तो इसमें 57 बीसी यानी पहले का समय है, तो उसको आगे ले आएंगे पहले के लिए। और ये एडी है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 2 9 5 2 7। कैलेंडर में आज जाकर के, किसी भी कैलेंडर में जाकर के देखेंगे तो दिया होगा 2079 विक्रम संवत। ठीक, ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर में जब देखेंगे 2022 वाले को लेकर, तो उसमें दिया गया होगा 2079 विक्रम संवत। अब शक संवत एक है, वो भी आएगा, कुषाण वंश में कनिष्क ने चलाया था। तो ये रहा। अब देखेंगे थोड़ा सा नासिक के शकों के बारे में। नासिक के शक, ठीक, ये मथुरा के शक रहे। अब नासिक के शकों के बारे में देखा जाए। ये उज्जैन से खदेड़े गए विक्रमादित्य के द्वारा, और विक्रमादित्य ने 57 बीसी में क्या किया? इनको खदेड़ दिया। इसीलिए 57 बीसी में उन्होंने एक संवत जारी किया, जिसे विक्रम संवत कहा जाता है। आज भी हमारा कैलेंडर उसको क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। आगे देखेंगे नासिक के शक। कौन? नासिक के शक। नासिक हमने टमाटर, प्याज और अंगूर के लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र के दक्कन के पठार में पाया जाता है। ठीक, नासिक के शक। 2 महत्वपूर्ण शासक इसके हुए, 2 महत्वपूर्ण शासक हुए, शासक थे, 2 महत्वपूर्ण शासक थे। कौन कौन से थे? देखेंगे। भूमक, पहला भूमक, दूसरा था नहपान। कौन? भूमक और नहपान। ठीक, ये महानतम शासक था। कोष्टक में लिखेंगे यह महानतम शासक था, यह महानतम शासक था, यह महानतम शासक था। कौन? नहपान। ठीक, आगे नहपान की हत्या यही लिखेंगे।
नहपान की हत्या, नहपान की हत्या, नहपान की हत्या। ठीक। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो 23वां शासक था किसका, आंध्र वंश का, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी ने किया। ठीक। आगे की तरफ देखेंगे, मालवा उज्जैन के शक। ठीक। मालवा उज्जैन के शक कौन, मालवा उज्जैन के शक, मालवा या उज्जैन के शक, उज्जैन के शक। ठीक। मालवा या उज्जैन के शक देखेंगे। इसमें इससे जो जानकारी मिलती है, महानतम शासक, महानतम शासक कौन था, ये था रुद्रदामन। कौन, रुद्रदामन। रुद्रदामन ने क्या किया था, ये जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी एक मिलती है। ठीक। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया लेख, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक। क्या है, स्रोत है। जूनागढ़ अभिलेख क्या है, स्रोत है। ठीक। किसका स्रोत है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक। जूनागढ़ जो अभिलेख है इसको देखेंगे, जूनागढ़ अभिलेख इसने सुदर्शन झील का, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, पुनरुद्धार करवाया था। यानी ये द्वितीय बार। ठीक। सॉरी, अभी स्कंद गुप्त आएगा, वो द्वितीय बार। ये प्रथम बार क्या करवाया था, प्रथम बार यहाँ लिख लेंगे, प्रथम बार पुनरुद्धार करवाया था और द्वितीय बार स्कंद गुप्त करवाएगा। ये जूनागढ़ अभिलेख से स्रोत मिलता है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। और सुदर्शन झील को बनवाया किसने था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। संस्थापक किसका, सुदर्शन झील का संस्थापक जो था चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ पड़ती है सुदर्शन झील, काठियावाड़ जिला गुजरात में। नीचे नोट कर लेंगे, काठियावाड़ जिला गुजरात में पड़ती है। वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको सुदर्शन के गिरनार पर्वत पर बनाया था, खुदवाया था। ठीक। सौराष्ट्र तत्कालीन यहाँ लिख लीजिएगा। अब जो सुदर्शन झील पड़ती है ये पड़ती है सौराष्ट्र में। ठीक। तब भी सौराष्ट्र ही था, सौराष्ट्र। ठीक। सौराष्ट्र तत्कालीन यहाँ का जो उस समय गवर्नर हुआ करता था, शासक, तत्कालीन गवर्नर, तत्कालीन जो गवर्नर हुआ करता था वो हुआ था सुविशाख। कौन, सुविशाख। ठीक। सुविशाख। आगे की तरफ देखेंगे, शकों का अंतिम शासक, शकों का अंतिम शासक, शकों का अंतिम शासक, शकों का जो अंतिम शासक कौन था, ये रुद्रसेन तृतीय। कौन था, रुद्रसेन तृतीय था। ठीक। इसकी हत्या कर चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, शकों का अंत किया, शकों का अंत किया, शकों का अंत किया और शकों का अंत किया और उपाधि धारण की, क्या किया, कौन सी उपाधि धारण की, इसका देखिएगा विक्रमादित्य। कौन सी, विक्रमादित्य।
विक्रमादित्य। कौन सी उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य के। शकु का अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय हुआ, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने करके क्या किया? उपाधि धारण किया विक्रमादित्य की। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यहाँ लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण किया किसका? विक्रमादित्य का। आगे की तरफ देखेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे विक्रमादित्य के बारे में भी। कब? गुप्त वंश में। आगे की तरफ अगला जो आक्रमण हुआ वो थे शकु के बाद पहलव। कौन? पहलव। पहलव। तीसरा जो आक्रमण हुआ वो थे पहलव। कौन? पहलव। पहलव। कौन? पहलव। देखेंगे पहलव के बारे में। इनका मूल स्थान मध्य एशिया। कहाँ? मूल स्थान कहाँ था? मध्य एशिया था। कहाँ? मध्य एशिया। मध्य एशिया। ठीक। मूल स्थान कहाँ से? मध्य एशिया में। भारत में प्रथम पहला शासक, भारत, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस क्रम पूछता है कौन कौन से आए थे। भारत में प्रथम पहला शासक, भारत में प्रथम पहला शासक, इसको देखेंगे तो था माउस। ठीक। कौन? माउस। कंप्यूटर वाला माउस नहीं, उसका नाम था शासक का। ठीक ना? पहला शासक माउस। वास्तविक संस्थापक, इसका पहलवों का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में, वास्तविक जो संस्थापक था वो थियोडेट्रस प्रथम। कौन था? थियोडेट्रस प्रथम था। आगे की तरफ देखेंगे महानतम शासक, जो महानतम शासक था कौन था? ठीक। महानतम शासक ये था गोंडा। कौन? गोंडो फर्निस। कौन? गोंडो फर्निस। कौन था? गोंडो फर्निस था। ठीक। कब से? 20 ईस्वी से लेकर 41 ईस्वी तक। ठीक। कौन? 20 ईस्वी से लेकर 41 ईस्वी तक। इसकी राजधानी जो हुआ करती थी, राजधानी तक्षशिला। आजाद भारत की क्या? आजाद भारत की यूनिवर्सिटी नहीं, भारत की प्राचीनतम यूनिवर्सिटी। और आजाद भारत की प्राचीनतम यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो बिहार में और पाकिस्तान में। ठीक। ईसाई धर्म की उत्पत्ति के बाद देखेंगे, ईसाई धर्म की उत्पत्ति के बाद, ईसाई धर्म की उत्पत्ति के बाद, ठीक। ईसाई धर्म की जो उत्पत्ति के बाद इसी के शासनकाल में ईसाई संत भारत आए। कौन? ईसाई संत कहाँ आए? भारत आए। ठीक। ईसाई संत भारत आए। कौन भारत आए थे? उनका नाम नोट करेंगे। ईसाई संत जो भारत आए उनका नाम था सेंट थॉमस। कौन? सेंट थॉमस। ठीक। ये तमिलनाडु प्रचार करने के लिए गए थे दक्षिण भारत में। ईसाई धर्म की उत्पत्ति के बाद जो है गोंडा फर्निस के समय में ही सेंट थॉमस भारत में आए और प्रचार करने के लिए तमिलनाडु गए। और इन्हीं की प्रथम शताब्दी में क्या हो गया? तमिलनाडु के क्षेत्रों में इनकी हत्या कर दी गई दक्षिण भारत में। ठीक। ये रहा पहला, जो कि कोई इंपॉर्टेंट दृष्टि नहीं है, बस पूछ लिया जाता है कि हिंद यूनानी शक के बाद कौन आते हैं, तो पहलव आते हैं। लास्ट में देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये है कुषाण वंश। कौन सा? कुषाण वंश। ठीक। कुषाण वंश। पहलव के बाद कौन आए? कुषाण आए। ठीक। इनके बारे में हमको देखना है कुषाण। आगे की तरफ देखेंगे कुषाण में, चौथा जो आक्रमण हुआ भारत पे मरणोत्तर काल में वो था कुषाण। कौन? कुषाण।
कुषाण देखेंगे हम। कुषाण में इनका मूल स्थान ये था पश्चिमी चीन। कहाँ? पश्चिमी चीन। कौन सा? पश्चिमी चीन का क्षेत्र। ठीक। जो कुषाण वंश के शासक आए कहाँ से आए? पश्चिमी चीन से आए। प्रथम शासक इसका और संस्थापक, प्रथम शासक देखेंगे, और संस्थापक भी इसी को माना जाता है। ठीक। कोष्टक में लिखेंगे संस्थापक। ठीक। कुजुल कडफिशेस, कुजुल कडफिशेस, कडफिशेस, हाँ नाम थोड़ा सा लंबा है। प्रथम कुजुल कडफिशेस प्रथम भारत में आया। ठीक। 15 ईस्वी से 65 ईस्वी। ठीक। ईस्वी में हम लोग आ गए। ठीक। उत्तर पश्चिम में शासन किया, लिखेंगे यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शासन किया। यह उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में शासन किया, क्षेत्रों में शासन किया, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में शासन किया। ठीक। आगे देखेंगे इसने तांबे के सिक्के चलवाए। कौन? कुजुल कडफिशेस। इसने तांबे के सिक्के चलवाए, सिक्के चलवाए। क्या? तांबे के सिक्के चलवाए। ठीक। अब द्वितीय शासक के बारे में देखेंगे। द्वितीय शासक, इसको मिटा कर देखेंगे द्वितीय शासक के बारे में। जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, बस उतना ही देखेंगे। द्वितीय शासक, द्वितीय शासक, द्वितीय शासक देखेंगे तो विम कडफिशेस था। कौन? विम कडफिशेस, कडफिशेस, विम कडफिशेस था। ठीक। विम कडफिशेस, इसकी जो समय थी ये था 65 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी तक। ठीक। 65 ईस्वी से लेकर के कहाँ तक? 78 ईस्वी तक। इसी को भारत में लिखेंगे, इसी को भारत में, इसी को भारत में, इसी को भारत में, इसी को भारत में कुषाण वंश का, कुषाण वंश का, कुषाण वंश का अंतिम, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे देखेंगे इसने तांबे एवं सोने, तांबे एवं सोने, तांबे एवं सोने, तांबे एवं सोने के स्वर्ण सिक्के चलवाए, के स्वर्ण सिक्के चलवाए, सिक्के चलवाए। ठीक। तांबे एवं सोने का क्या चलवाया? स्वर्ण सिक्का चलवाया। ठीक। जो सिक्के हुआ करते थे, सिक्कों पर, सिक्कों पर एक तरफ सिक्के जो होते थे, एक तरफ यूनानी लिपि, ठीक, यूनानी लिपि, सिक्कों पर एक तरफ इन्होंने यूनानी लिपि लिखवाया और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि, इसी को अरमाइक लिपि भी बोलते हैं, खरोष्टी। ठीक। आगे देखेंगे हम इसमें एक तरफ यूनानी लिपि और एक तरफ खरोष्टी लिपि, और ये वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। आगे देखेंगे तथा इन्हीं सिक्कों पर, उसी लाइन में, तथा
इन्हीं सिक्कों पर तथा इन्हीं सिक्कों पर शिव पार्वती एवं नंदी के चित्र अंकित करवाए। यानी ऐसा माना जा सकता है कि जब शिव, पार्वती और नंदी का, ये तीनों लोगों का चित्र मिल रहा है सिक्कों पर, तो ऐसा माना जा सकता है कि जो कुषाण वंश के थे शिव की पूजा किया करते थे। ठीक, आगे देखेंगे। इससे यह कहा जा सकता है कि यह शैव धर्म के अनुयायी थे। इससे यह कहा जा सकता है इससे यह कहा जा सकता है कि यह भारत में आकर शैव धर्म को अपनाए। शैव धर्म को क्या किए? अपनाए। ठीक, शैव धर्म को क्या किए? अपनाए। आगे की तरफ देखा जाएगा मिटाकर। इस वंश का महानतम शासक, जहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं हर एग्जामों में। ठीक, महानतम शासक कुषाण वंश का देखेंगे। कुषाण वंश का महानतम शासक, कुषाण वंश का महानतम शासक। कुषाण वंश का जो महानतम शासक हुआ देखेंगे था कनिष्क। कौन? कनिष्क। इसका जो समय चला ये था 78 ईस्वी से लेकर 105 ईस्वी तक। 105 ईस्वी तक। ठीक, इसकी जो राजधानी 2 हुआ करती थी, महानतम शासक कनिष्क की राजधानी 2। इसकी जो राजधानी हुआ करती थी 2 थी। एक थी मथुरा और दूसरा थी पुरुषपुर। इस अब पेशावर, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का कपड़ा धोने के लिए जाता था पेशावर में। ठीक, उधर आजादी के लिए भारत क्या था? ग्रसित था। ठीक, आजादी के लिए, आजादी के बाद भी गरीबी थी, फिर भी आजाद भारत के बाद भी उनका कपड़ा पुरुषपुर पेशावर धोने के लिए जाता था। आगे की तरफ देखेंगे। कनिष्क इसने लिखेंगे इसमें शकों को पराजित किया। इसने क्या किया? शकों को पराजित किया। उसके उपरांत क्या किया इन्होंने? शक संवत जारी किया। 78 ईस्वी राजगद्दी पे जब बैठा तो 78 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? शक संवत जारी किया। किसको पराजित किया? शकों को क्या किया? पराजित किया। और जब पराजित किया तो 78 ईस्वी में क्या जारी किया? शक संवत जारी किया। ठीक, शक संवत, जिस पर हमारा राष्ट्रीय ग्रिगोरियन कैलेंडर जो हम यूज करते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर आधारित है। ठीक, आज भी ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर आप घर में लेकर जाएंगे तो ये मिलेगा। और भारत सरकार ने इसी संवत को चल करके आगे क्या किया? राष्ट्रीय संवत घोषित कर दिया। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा गया बीएड एंट्रेंस में कि राष्ट्रीय संवत है, तो राष्ट्रीय संवत क्या है? 78 ईस्वी। क्या है? 78 ईस्वी। क्या है? 78 ईस्वी। क्या है? राष्ट्रीय संवत है। ठीक, जिसे क्या कहा जाता है? संघ संवत कहा जाता है। ठीक,
अब जैसे 2022 की तिथि है और ठीक ये ईस्वी में है, अब शक संवत हम इसका निकालेंगे तो 78 ईस्वी बाद की तिथि है, ईस्वी में आया यानी एक ईस्वी से 78 साल अधिक है तो घटाएंगे इसको। ठीक, शक संवत घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 4/11/1944 शक संवत। कैलेंडर में आज जाकर देखेंगे ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर में तो लिखा होगा शक संवत 1944। ठीक, शक संवत 2022 वाले कैलेंडर में शक संवत 1944। आगे की तरफ देखेंगे, इसी कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ, कुंडलवन में, जम्मू कश्मीर में। ठीक, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम लोगों ने पिछले समय में इसको पढ़ा। बस इतना जानते रहिए कि इसी कनिष्क के समय में क्या, चतुर्थ बौद्ध संगीति 78 ईस्वी में यानी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन जम्मू कश्मीर में क्या किया गया था, आयोजित की गई थी। ठीक, आगे इसने चीनी शासक देखेंगे, इसने चीनी शासक पांचाओ को पराजित किया, ठीक, किसको, पांचाओं को पराजित किया। आगे मूर्ति कला का विकास, ठीक, मूर्ति कला का विकास इसी के शासनकाल में हुआ, इसी के शासनकाल में हुआ। ठीक, मूर्ति कला का विकास क्या हुआ, इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक, मूर्ति की दो कला थी, मूर्तियां की दो शैलियां थी, जिसमें वो बनती थी उसी को कला या शैली बोलते, शैली थी। मूर्ति की दो शैली थी। ठीक, जो मूर्तियां उस समय बनाई जाती थी कुषाण वंश में, उसकी दो शैलियां थी। कौन कौन सी, एक गांधार शैली, एक थी गांधार शैली जो कि ऊपर उत्तर वाले क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में फैली थी, गांधार शैली। ठीक, जिससे क्या बनती थी, काली मूर्ति। ठीक, और दूसरी जो हुआ करती थी ये थी मथुरा ठीक, ये जो बनती थी भूरे लाल रंग की मूर्ति। महात्मा बुद्ध की अधिकतर जो प्राचीन समय में जो सारनाथ आप म्यूजियम में जब जाएंगे तो महात्मा बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां मिलेंगी मथुरा शैली के भूरे लाल रंग की यानी बलुए पत्थर से बनी हुई मिलेंगी। यानी बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो बनाई गई थी इसी शैली, मथुरा शैली से बनाई गई थी। यहाँ लिखेंगे बुद्ध की प्रथम मूर्ति, महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति इसी शैली में बनाई गई थी, ठीक, बुद्ध की प्रथम मूर्ति इसी शैली में बनाई गई थी। किसमें, मथुरा शैली में जो भूरे लाल रंग की मूर्ति थी। दूसरी थी गांधार शैली, किसमें, काली मूर्ति में। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे, जो कनिष्क था इसके दरबार के विभूति को पूछा जाता। कनिष्क के दरबार में कौन कौन सी विभूति यानी इसके दरबार में कौन कौन से विद्वान रहा करते थे उनके बारे में हमने एक चीज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, शक संवत जो जारी किया था 78 ईस्वी का, शकों को हराकर। ठीक, तो हेडिंग देंगे इसके दरबार के विभूति, इसके दरबार के विभूति, इसके दरबार के विभूति, इसके दरबार के विभूति। ठीक, इसके दरबार के जो विभूति थे तो देखेंगे बौद्ध भिक्षु
क्या? बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु, जो बौद्ध भिक्षु थे वो थे वसुमित्र। वसुमित्र। और दूसरे थे अश्वघोष। अश्वघोष। कौन? अश्वघोष। वसुमित्र और अश्वघोष। तीसरे इसमें चिकित्सक जो हुआ करते थे इसके दरबार में, चिकित्सक, जो चिकित्सक थे वो थे चरक। और चरक ने ही रचना किया था, रचना की थी। कौन सी रचना की थी? चरक संहिता की। चरक संहिता की रचना किया था। ठीक, चरक संहिता की रचना इन्होंने किया था। किसने? चरक। तो कनिष्क के दरबार में बौद्ध भिक्षु वसुमित्र और अश्वघोष रहा करते थे। चिकित्सक चरक रहा करते थे जिसने चरक संहिता की रचना किया। लास्ट में लिख लीजिएगा, भारत में सबसे शुद्ध सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने ही चलाया। कुषाण वंश के शासकों ने ही चलाया। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो सोने के सिक्के सर्वाधिक और पहली बार जो सोने के सिक्के चलवाया हिंद यूनानियों ने चलवाया। ठीक, फिर सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश के शासकों ने चलवाया। ठीक, आगे की तरफ हम लोगों ने इसको पढ़ा मौर्योत्तर काल में हुए विदेशी आक्रमणों को, 4 को, ठीक, जो कि खत्म हुए। अब हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, 105 ईस्वी तक ये हुआ, फिर बीच में समय कुछ खाली जाता है। फिर 319 से लेकर के 550 तक हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने, और वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, जिसको कल की तरफ देखा जाएगा अगली कक्षा में। ठीक, कल की तारीखों में, मतलब कल 16 सितंबर के तारीखों में हम सुबह 8 बजे क्या आएंगे, लाइव आएंगे यूट्यूब पे, और लाइव कक्षाओं में देखा जाएगा इसको, किसके बारे में? गुप्त काल के विषय में। ठीक, तो आप सभी को बताएं कि कल सुबह 8 बजे 16 सितंबर को लाइव क्लास 8 बजे से देखें गुप्त काल। ठीक, गुप्त पीरियड, गुप्ता डायनेस्टी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।